जय हिंद। आज मैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर लाया हूँ। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दमन और दीव का लिंग अनुपात सबसे कम था। और 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की लिंग अनुपात सर्वाधिक थी? तो के 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक किस राज्य की लिंग अनुपात सबसे अधिक? तो केरल राज्य की लिंग अनुपात सर्वाधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ये सब याद रखना। और 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो केरल राज्य की ही साक्षरता दर सबसे अधिक थी, जिसकी साक्षरता दर थी 93 पॉइंट, याद रखना 93.91% थी साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। और केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सर्वाधिक था? तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का, याद रखना लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक था 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसकी साक्षरता दर 92.28% थी। ये सब याद रखना। और केरल की सबसे अधिक साक्षरता दर थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो लक्षद्वीप था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, और जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटा छोटा भी था। इसके अलावा और अगर राज्य में अगर पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या थी केंद्र से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? तो सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी 2011 के जनगणना के अनुसार, जिसकी जनसंख्या थी कितनी? तो 10 लाख से कम थी, ये याद रखना। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि 2011 की जनगणना थी, ये 15वीं देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी 2011 की जनगणना। और इसके अलावा मैं बता दूं कि भारत देश की पहली जनगणना हुई थी 1872 में। भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत देश की नियमित जनगणना हुआ था 1881 में। 1872 की जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत देश की नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 2011 की जनगणना का थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2011 की जनगणना का शुभंकर कौन थे? तो प्रगणक शिक्षिका 2011 के जनगणना के शुभंकर थे, प्रगणक शिक्षिका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है दूसरा नंबर कि पैराथायराइड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में से किसकी स्थिति के कारण बनती है? तो पैराथायराइड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी से किस स्थिति के कारण बन सकती है? तो रक्त में कैल्शियम की कमी से बता दूं कि अल्प कैल्शियम रक्ता बन जाता है रक्त में कैल्शियम के कारण। इसकी स्थिति बन जाती है अल्प कैल्शियम रक्ता की कमी बन जाती है कैल्शियम से। कैल्शियम की कमी से रिक्टस नामक रोग भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा नंबर कि निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किए थे। किसने? तो बाबू कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के समय देखिए मैं बता दूं कि 1857 में सिपाही विद्रोह भी हुआ था। सिपाही विद्रोह हुआ था। कहाँ से सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था? तो मेरठ से सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था। याद रखना कहाँ से? तो मेरठ से हुआ था सिपाही विद्रोह। देश के आजादी के लिए सर्वप्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे सिपाही विद्रोह ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से चौथा नंबर कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगी? तो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगी? तो देखिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, प्रशिक्षण प्रदान करेगी, और रोजगार पर कौशल योजना प्रदान करेंगे, लेकिन लैपटॉप इस योजना के तहत प्रदान नहीं किया जाएगा। लैपटॉप सीखो कमाओ योजना के तहत लैपटॉप नहीं प्रदान किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा पांचवा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अश्व शक्ति, जिसे हॉर्स पावर भी बोलते हैं, एक एचपी बराबर कितना होता है? जिसे हॉर्स एक एचपी बराबर 746 वाट होता है।
जिसे हॉर्स पावर बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर की, की एक इकाई स्थापित की जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड का काम करने के बराबर है। तो बता दूं कि एक अश्व शक्ति की कमाई का स्थापित जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में, एक घोड़े द्वारा कितना, 1 3300 फुट पाउंड काम करने के बराबर होता है। तो जेम्स वाट के बराबर होता है कितने, तो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 3300 फुट पाउंड काम करता है, वो किसके बराबर होता है, तो जेम्स वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। जिसे हॉर्स पावर, इसे शॉर्ट फॉर्म में समझना कि एक हॉर्स पावर 1 मिनट में 3300 फुट पाउंड का काम करता है, तो किसके बराबर होगा, तो जेम्स वाट के बराबर होगा, याद रखना। जेम्स वाट ने ही किस चीज का आविष्कार किए थे, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा जेम्स वाट ने किस चीज का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहा है छठा नंबर कि डैश ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो डैश ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी तन्वी शाह। कौन, तो तन्वी शाह। और तन्वी शाह का जो जन्म हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था तन्वी शाह का जन्म। कब, तो तन्वी शाह का जन्म 1985 में हुआ था। किस राज्य में जन्म हुआ था, तो तमिलनाडु राज्य में तन्वी शाह का जन्म हुआ था 1985 में तमिलनाडु राज्य में। और संगीत के क्षेत्र में दिया जाना सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र में पाने में सबसे प्रथम संगीतकार कौन थे, तो पंडित रविशंकर हो जाएंगे। पुरुष में अगर पूछा जाएगा संगीत के क्षेत्र में पाने में सबसे पहले व्यक्ति कौन थे ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर का संबंध सितारा से है। और महिला में पूछा जाएगा तो तन्वी शाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ से चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की सहनीयता से संबंध आयाम है। तो भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की सहनीयता से संबंधित आयाम है। तो याद रखना दाता निधि पर निर्भरता, दाता निधि पर निर्भरता संस्था सहनीयता से संबंधित आयाम है। दाता निधि पर निर्भरता सहनीयता से वित्त सूक्ष्म योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर यहाँ पे कि एस एच जी बैंक एसएचजी बैंक लीकेज आंदोलन, जिसे एसएचजी बैंक लीकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व आरबीआई के समर्थन से डैश ने किया था। तो बता दूं कि एसपीजी बैंक लीकेज आंदोलन महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व आरबीआई के समर्थन से, आरबीआई के समर्थन से क्या किया था, तो नबाडा, आरबीआई समर्थन से डैश ने किया था, नबाडा ने डैश किया था, याद रखना। और बता दूं कि आरबीआई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसकी स्थापना आरबीआई जो भारत में 1 रुपया के नोट है सिक्के जारी किया था आरबीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 9 नंबर यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा पहला कथन यहाँ पर पढ़ना है पहला आप लोगों के लिए। तो पहला कथन यहाँ पर कहता है कि यह 1935 के बारे में अधिनियम को, भारत सरकार का अधिनियम 1935 का पहला नियम कहता है कि यह अधिनियम ब्रिटिश संसदों द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह सही अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा ही अधिनियमित किया था, सही कहता है। फिर दूसरा नंबर है कि इस अधिनियम को भारत और वर्मा सरकार के लिए दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। इस अधिनियम को भारत और वर्मा सरकार के लिए दो अलग अलग अधिनियम विभाजित किया था, ये भी सही कहता है। फिर नेक्स्ट है कि यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 को प्रारंभ किया गया था। फिर नेक्स्ट है कि नीचे दिए कोड का उपयोग सही कथनों को चुनाव कीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो पहला और दूसरा कथन सही है। देखिए यहाँ पे एक अधिनियम 1935 को प्रारंभ नहीं किया गया था, तो राइट ऑप्शन पहला और दूसरा कथन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं का स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष की गई थी। तो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं का स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो 1979 में यह योजना शुरू की गई थी। तो भारत सरकार ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 1979 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर गौरव गंगुली की आत्मकथा कौन सी है। तो प्रसिद्ध क्रिकेटर गौरव सौरभ गंगुली की
गंगोली की आत्मकथा कौन सी है? तो बता दूं कि A Century is Night in ए सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। इसके अलावा प्लेइंग याद रखना कौन? तो प्लेइंग माई बे प्लेइंग माई बे किसकी आत्मकथा है? तो क्रिकेट के भगवान कौन कहे जाते हैं? तो सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग प्लेइंग माई बे इनकी आत्मकथा। प्लेइंग माई बे किसकी आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर की है, जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। और इसके अलावा याद रखना गोल गोल किसकी आत्मकथा है? तो मेजर ध्यानचंद्र की गोल आत्मकथा है। और मेजर ध्यानचंद्र के संबंध हॉकी खेल से है, तो हॉकी का जादूगर माने जाते हैं। याद रखना इतने। और पीटी उषा का आत्मकथा का नाम है द गोल्डन गर्ल। द गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा? तो पीटी उषा का संबंध धावक खेल से है, ये भी याद रखना। और विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि भारत की जलवायु को वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? तो भारत की जलवायु को वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून। कौन सा? तो उष्णकटिबंधीय मानसून भारत की जलवायु का वर्णन करता है। यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आती है? तो बता दूं कि भारत में सबसे पहले मानसून भारत के केरल राज्य में आती है। किस राज्य में? तो केरल राज्य में भारत में सबसे पहले मानसून आती है कि केरल राज्य में। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह का लद्दाख है। और इसके अलावा पूछा जा सकता है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मेघालय में मानसी राम के याद रखना, मेघालय में होता है। कहाँ? तो मानसी राम के मेघालय में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। या विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसी राम के मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत की जलवायु को वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द है उष्णकटिबंधीय मानसून। अब गर्मी के दिनों में किस राज्य में लुई नहीं चलती है? तो गोवा राज्य में गर्मी के दिनों में भी लुई नहीं चलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की आईएसएसएफ की जूनियर विश्व कप आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता था? तो 6 स्वर्ण पदक जीता था। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता था? 6 स्वर्ण पदक जीतने वाला बना था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है 14 नंबर यहाँ पे, तो वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसदों के कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सच में बनाता है? तो वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यवाही या जवाबदेही सुनिश्चित करने में सच में बनाता है? तो अविश्वास का प्रस्ताव। अविश्वास का जो प्रस्ताव है जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सच में बनाता है, जो शक्तिशाली हथियार के रूप में कार्य करता है, संसद कार्यकारी है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कि डंडारी नृत्य या मंडालिया कोलम और राजा गोडम जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्योहारों के दौरान डैश प्रदर्शन करती है? तो गुस्साड़ी प्रदर्शन करती है। तो कौन सी जनजाति? तो गुस्साड़ी जनजातियों के भागीरथी के साथ एक पखवाड़े तक एक एक पखड़ मानो कहने का मतलब एक पख तक, पखवाड़े का मतलब एक पख होता है, मानो एक सप्ताह तक दिवाली त्योहारों के दौरान प्रदर्शन करती है। तो गुस्साड़ी त्योहार प्रदर्शन करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा 2019 में राज्य की किस नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार 2019 में किस नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सतारिया नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए सम्मानित किया गया था माधव देव को। डॉक्टर सुनील कुमार कोठारी को माधव देव सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सतारिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सतारिया नृत्य असम राज्य का लोक नृत्य, याद रखना। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, और एक छऊ नृत्य भी एक शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है। ऐसे 9 शास्त्रीय नृत्य, ऐसे 8 ही भारत सरकार के द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य की मान्यता प्रदान है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि डैश का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य है। डैश का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनी की सूची से संबंध आकर्षण नृत्य शैली में से एक है। तो ये मोहिनीअट्टम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? मोहिनीअट्टम केरल राज्य का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, याद रखना ये सब। ये आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, ये भी केरल का, याद रखने अपना। तो शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है। शाब्दिक अर्थ क्या है? जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन की सूची में सबसे आकर्षण नृत्य शैली में से एक है। तो मोहिनीअट्टम जादूगरनी का नृत्य है जो सबसे आकर्षण प्रदर्शन करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर यहाँ पे है कि टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में ईरानी कप जीता। टीम रेस्ट ऑफ इंडिया 2023 में ईरानी कप जीता। ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो टीम इंडिया 2023 में ईरानी कप जीता था, तो किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य में ये आयोजित किया गया था। और मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 11 लाख पेड़ लगाकर 24 घंटा में विश्व में रिकॉर्ड बनाया है, याद रखना है अभी। 24 घंटा में 11 लाख पेड़ बनाकर विश्व में रिकॉर्ड खड़ा कर दिया है, इंदौर के, उत्तर प्रदेश के इंदौर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 19 नंबर कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42वां संविधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्य को 51 का में परिभाषित किया गया था। 51 के का में मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया था 1976 संविधान संशोधन 42वां के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को डैश ग्रुप में जाना जाता है। तो बता दूं केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को डैश ग्रुप में जाना जाता है। तो आम्र वर्षा के रूप में जाना था। किस वर्षा के रूप में? आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को डैश ग्रुप में जाना है, तो आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है? तो नेशनल, याद रखना, नेल्सन मंडेला के द्वारा नेल्सन मंडेला के द्वारा आत्मकथा लिखा गया था। नेल्सन मंडेला के द्वारा यह आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कौन सी थी आत्मकथा? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा? तो नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया था, जिसकी उसी का आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत के प्रमुख स्टेडियम में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम डैश में स्थित है। तो बता दूं कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद राज्य में स्थित है। कहाँ? तो अहमदाबाद में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया में स्थित है। महाबोधि मंदिर को बौद्ध भिक्षु के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि श्री जगन्नाथ जी का मेला आयोजित डैश किया जाता है। तो श्री जगन्नाथ जी का मेला अलवर में आयोजित किया जाता है। श्री जगन्नाथ जी का मेला कहाँ? तो अलवर में आयोजित किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर कि किस भारतीय संगीतकार के हस्ती जन्म स्थान को पश्चिम बंगाल में? तो किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल में है? तो बम्पी लहरी का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल में है। तो भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल में है। तो बम्पी लहरी का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल में है। तो जय हिंद। आज का वीडियो में इतना ही।